नमस्कार फडणवीस जी, आपका स्वागत है एबीपी के न्यूज़ पर। जी मैंने पिछले महीने की 30 तारीख को आपका एक इंटरव्यू किया था महाराष्ट्र के इलेक्शंस पर। आज उस बात को 15 दिन हुए हैं। इस 15 दिनों में आपके इलेक्शन का पूरा रंग ही बदल गया है फडणवीस जी। इसलिए शुरुआत एक सीधे सवाल से, उम्मीद करती हूँ एक सीधे जवाब की। देवेंद्र फडणवीस जी, आप इस इलेक्शन को पोलराइज क्यों कर रहे हैं? हमने कभी भी इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश नहीं की। आप अगर मेरा कोई भी भाषण, अभी मैं करीब 60-65 भाषण दे चुका हूँ जी। आप मेरे भाषण उठाकर देखिए, मैं 95% क्या विकास हुआ, क्या होने वाला है, कौन सी स्कीम्स चल रही है, इसके ऊपर बोलता हूँ जी। लेकिन 5% मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से उलेमा काउंसिल से 17 मांगे लेकर कांग्रेस, शरद पवार की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ये उनको लिखित में देंगे कि हम आपकी मांगे मानने को तैयार है, और मांगे कौन सी है, उसमें से मांग है 10% मुस्लिम आरक्षण की। उससे भी भयानक मांग ये है 2012 से 2024 तक जितने महाराष्ट्र में दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी है, सबके ऊपर के जो केसेस वो समाप्त कर दिए जाए, आरएसएस पे बंदी लगाई जाए। अगर इसके ऊपर लिखित में वो देते हैं कि हमको मंजूर है। और उससे भी भयानक चीज़ ये है कि उन्हीं सज्जाद नुमानी जी का एक वीडियो आता है, जिस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकसभा के समय बीजेपी को वोट किया, उनका दाना पानी बंद कर दो, उनको सोशल बायकॉट करो। ये सारी चीजें हो रही है। आप ये नई वीडियो की बात कर रहे हैं। वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। आप ये नई वीडियो की बात कर रहे हैं। कल जो वीडियो आप लोगों ने ट्वीट किया भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने कहा कि ये तोड़ मड़ोड़ के बाहर लाया गया है, ये उनका मकसद था ही नहीं। वो किसी भी तरीके से मुस्लिम कंसोलिडेशन की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं वापस वीडियो आपको दिखाता हूं। कोई तोड़ा नहीं मरोड़ा नहीं, उनके यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो है, उनके यूट्यूब चैनल पे। कॉन्टेक्स्ट नहीं था ये, वो कहते हैं। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, सीधे उन्होंने बात की है कि कई लोगों ने तो यहाँ पर बीजेपी को लोकसभा में वोटिंग किया, अब ऐसे लोगों को सोशली बायकॉट करो, इनका दाना पानी बंद करो। और कौन सा वोट जिहाद है भाई? आप कहते हो वोट जिहाद के सिपा सलार शरद पवार जी है, उसके आला सिपा सलार उद्धव ठाकरे जी है। कौन सा वोट जिहाद करना चाहते हो आप? ये क्या 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 चल क्या रहा है? ठीक है, ये क्या चल रहा है? तो अब मुझे भी पूछने दीजिए आपसे फडणवीस जी, ये स्टेटमेंट्स आपके हैं या नहीं है? आप शुरुआत करते हैं, ओ सुन ले ओवैसी, ये संभाजी नगर है, किसी का बाप आने से भी यहाँ का नाम नहीं बदलेगा। दैट्स योर स्टेटमेंट, राइट? हाँ, झंडा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान में, योर स्टेटमेंट, राइट? आज सुबह उठकर आपने ट्वीट किया, यही समय है, सही समय है सोते हुए को जगाने का, राइट? ये सब आपके स्टेटमेंट है। ये पोलराइजेशन नहीं है फडणवीस जी? अरे भैया, आप भी बिना कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो। नहीं, कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। आप जब पूछ रहे हो तो मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। ऐसा है, अगर ओवैसी संभाजी नगर में आके सभा करेगा और उसकी सभा में ये कहा जाएगा कि कहाँ से संभाजी नगर हो गया, ये तो खड़की था, ये तो हमारे पुरखों ने बसाया हुआ है, तो मैं जवाब दूंगा। क्योंकि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। अगर संभाजी राजा का कोई अपमान करेगा, आकर जवाब मिलेगा। इसको कोई पोलराइजेशन का विषय नहीं है। वो आकर अगर ये कहते हैं कि हमारी जमीन है, ये जमीन उनकी नहीं है, ये हमारे पुरखों की जमीन है, ये जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, और उसके ऊपर अगर कोई क्लेम करेगा, वहां पर जाकर मैं जवाब दूंगा। ये मैंने जवाब दिया, मैं कोई पोलराइजेशन नहीं कर रहा हूं। आपकी और उनमें क्या अंतर है? नहीं, अंतर यह है कि हमने शुरुआत नहीं की, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर ईंट फेंकेगा तो पत्थर से जवाब जाएगा। सच बताइए, क्यों कर रहे हैं आप ये? किस बात की तकलीफ हुई है भारतीय जनता पार्टी को कि एक कम्युनिटी ने एक मुश्त एक पार्टी को डिसाइड करके अपने सारे वोट वहां दे दिए, आपको नुकसान हो गया, और अब आपके शीर्ष नेतृत्व सब लोग लग गए हैं वोट। इस कैसे नारे देते हैं आप? बटेंगे तो कटेंगे के नारे देते हैं आप, एक है तो सेफ है के नारे देते हैं आप भी तो अब हिंदू कंसोलिडेशन का काम कर रहे हैं। मैं तो आश्चर्य करता हूं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक है तो सेफ है, क्या गलत है इसमें? बटेंगे तो कटेंगे में क्या गलत है? इस देश में जब देश को हमने इस प्रकार से जातियों में बांटा है, प्रांतों में बांटा है, तब तक इस देश के टुकड़े हुए और इस देश के समाज के भी टुकड़े हुए। बटेंगे तो कटेंगे सही है, और सबसे ज्यादा सही है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक है तो सेफ है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, एक है तो सेफ है कहने के ऊपर ऑब्जेक्शन। ये तो माफ कीजिए, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, पर ये तो मूर्खता है।
अगर कोई ये कहता है कि एक है और तो सेफ है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो मुझे तो सॉरी पर उनकी अकल पे तरस आता है। ठीक है, अब मुझे इस तरीके से आपसे पूछने दीजिए फडणवीस जी, आप ऐसे नेता हैं जो 5 साल डेवलपमेंट का काम करते हैं, 5 साल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, एग्जीक्यूट करते, डिलीवर करते हैं समय पर, लोगों की ज़िंदगी आसान हो रही है मुंबई में। इलेक्शन आते आप हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम है, मीडिया को सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है। मैं 95% जो भाषण देता हूँ क्यों नहीं दिखाते आप बार बार, उसको क्यों नहीं वायरल करते आप? चलो मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे जितने भाषण हुए वो भाषण का पूरा कंटेंट अगर आपने निकाला, 95 नहीं 99% सिर्फ प्रोजेक्ट्स पर बोलता हूँ, 99% स्कीम्स पर बोलता हूँ, 99% क्या दिशा है, महाराष्ट्र का रोड मैप क्या, क्यों नहीं दिखाते आप? आपको तो हिंदू मुस्लिम ही चाहिए, आपको तो वही चाहिए, आपको तो वही वायरल होता है। क्या हो गया है देवेंद्र फडणवीस को, मैं ये पूछना चाहती हूँ। वेयर इज दैट? नहीं देवेंद्र फडणवीस दे आर, लेकिन जहां अस्मिता की बात आएगी, देखिए देवेंद्र फडणवीस ये एक बहुत कट्टर देशभक्त और राष्ट्रवादी आदमी है। जहां अस्मिता पर बात आएगी वहां पर देवेंद्र फडणवीस किसी के बाप की नहीं सुनता। तो आपका ये रूप तो अब दिख रहा है। नहीं ये रूप पहले से ऐसा ही है। हाँ? ये रूप ऐसा ही है देवेंद्र फडणवीस का। लोग आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्पेशली मेट्रोपॉलिटन एरियाज में एज अ सॉफ्ट पॉलिटिकल जेंटलमैन की तरह देखते हैं। आई एम अ सॉफ्ट पॉलिटिकल जेंटलमैन। मैंने कौन सी गलत बात की? नहीं ऑल ऑफ दिस आपको गलत दिख रहा है भाई, क्योंकि आप गलत चश्मा लगा के बैठे हो। मैं गलत चश्मा लगा के बैठे हो आप गलत चश्मा लगा के बैठे हो। ओके ठीक है, मगर मुझे ये पूछने दीजिए आपसे कि आप लोगों को कहीं ये नहीं लगता है, हिंदू कंसोलिडेशन की बात करते एक है तो सेफ है, चलिए ये आप पॉलिटिशियन हैं, इलेक्शन जीतना आपका काम है फडणवीस जी, मगर क्या आप लोगों को ये नहीं लगता है कि ये करने से आप लोग समाज को विभाजित कर रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, इस बात की गिल्ट नहीं है? यही प्रॉब्लम है। आप जो मुस्लिम कंसोलिडेशन करके ये परिस्थिति निर्माण कर रहे हैं, उनको आप प्रश्न पूछने को तैयार नहीं हो। आपने कभी शरद पवार जी को सवाल पूछा? नहीं पूछा। नहीं मैंने नहीं देखा, आपने नहीं पूछा। आपने कभी उद्धव ठाकरे को तो पूछने का सवाल ही नहीं, आपको इंटरव्यू नहीं देते तो उनको पूछने का सवाल ही नहीं। आपने कभी कांग्रेस को पूछा? नहीं पूछा। आप सवाल क्या है, देखिए आप लोग भी उसी चश्मे से बात करते हो जो चश्मा ये कहता है कि हिंदू की बात करो तो आप कम्युनल हो जाते हो और मुस्लिम पोलराइजेशन की बात करो तो सेक्युलर होते हो। ये चश्मा हमको मंजूर नहीं है, ये बिल्कुल गलत चश्मा है। इस चश्मे से हम नहीं देख सकते, ये चश्मा ही गलत है। टू रॉन्ग? नहीं रॉन्ग का सवाल ही नहीं, रॉन्ग ही नहीं है। ठीक है, देयर इज नो रॉन्ग। ठीक है, ये जुबानी जंग जो छिड़ी हुई है आपकी ओवैसी जी के साथ में, अब ओवैसी जी, मैंने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला कि सारी मर्यादा ये छोड़ दी है देवेंद्र फडणवीस ने पीछे, जिस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन कमीशन को तो इनको बैन कर देना चाहिए। ये ओवैसी जी कह रहे हैं, इस पर मुझे हंसी आती है क्योंकि उनकी जुबान देखिए, ए फडणवीस। तो आपने भी बोला ना, अरे उसने बोला तो मैंने बोला, मैं ऐसा बोलता नहीं हूं। अगर वो ए फडणवीस कहेगा ना तो मैं भी उसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन देखिए ये बात पक्की है, मैं मर्यादाओं में रहने वाला आदमी हूं, अपनी ओर से मर्यादा नहीं तोड़ता हूं। अगर किसी ने मर्यादा तोड़ी तो छोड़ता भी नहीं हूं। ठीक है, ओवैसी जी की बात हो रही है तो जल्दी से एक सवाल पूछ लेती हूँ। वैसे मेरी कोई जाती दुश्मनी ओवैसी जी से नहीं है, मैं आपको साफ बोल देता हूँ। ये तो इलेक्शन वाली दुश्मनी दिखाते हैं। कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हाँ। विचारों की दुश्मनी है। आपकी जो भी दुश्मनी होगी फडणवीस जी, बाहर लोग को ये भी लगता है, मैं आपसे भी पूछ लूं, बाहर लोग को ये भी लगता है फिक्स मैच चला रहे हैं आप और वो मिलकर, चलो मिलो, पोलराइज करो और भारतीय जनता पार्टी का आपको हेल्प हो जाती है हर तरीके से। सवाल ये है कि हमको भी ये लगता है कि ओवैसी जो सारा करते कांग्रेस के लिए करते हैं, कांग्रेस के लिए वोट पोलराइजेशन करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा कई लोगों को लगता है। ओवैसी जी को तो सीटें मिलती नहीं है, लेकिन वो भाषण कर करके एक समाज को पोलराइज करके कांग्रेस के पीछे खड़ा कर देते हैं। वैसे सिपोलॉजी अगर सही समझी जाए तो वो जो करते हैं उससे फायदा आपको होता है देवेंद्र फडणवीस जी, कांग्रेस को नहीं होता। बट एनीवेज चलिए, आपका मानना आप मानते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओवैसी ने इतने आरोप लगते हैं ना ओवैसी पर कि आप बी टीम हैं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आपने पैसे लिए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो उन्होंने ओथ लिया है मॉस्क के अंदर जाकर कि भाई मुझे बताओ मैंने क्या पैसे लिए, कब पैसे लिए, ये क्या इक्वेशन लोग बताते हैं मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए इस बात पर मैं उनको 100% मार्क्स दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से न उनकी कभी साठगांठ हुई है और न हो सकती है। अगर कोई मुझे भी कहे
कि मंदिर में जाकर ओथ ले लो कि आपने ओवैसी को पैसे दिए कि नहीं दिए, तो मैं जाकर ओथ लेकर कह सकता हूँ कि हमने नहीं दिए, क्योंकि ये इस प्रकार के फोर्सेस से साठगांठ करने वाले लोग ही नहीं हम। ठीक है, ठीक है। सोशल मीडिया पे ना फडणवीस जी, आपको लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बादशाह के नाम से बुला रहे थे। अभी तक ये सब आपने बोलना चालू किया, उसके पहले तक तो लोग आपको यही कह रहे थे। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतने सारे काम करते हैं आप लोग, कोस्टल रोड डिलीवर किया, सीलिंग की एक्सटेंशन करी, मेट्रो बनवा रहे, भरोसा नहीं अपने काम पे फडणवीस जी? जो ये सब कर रहे हैं आप, वो जिहाद से लेकर मुसलमान से लेकर पाकिस्तान से लेकर पता नहीं क्या क्या। मैं वापस कहता हूँ, 60 भाषणों में एक भाषणों में अगर मैंने पाकिस्तान की बात की, आपको तो वही अच्छा लगता है ना? आप तो चलाते वो हो। आपने कितने बार चला मेरा कोस्टल रोड का भाषण? बताइए बताइए। नहीं चलता है, नहीं चलता है। आपको भी नहीं चाहिए, आपको भी कंट्रोवर्सी चाहिए, आपको भी मजा उसमें ही आता है। इसलिए आप ये मुझे बिल्कुल मत सिखाइए। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बात करता हूँ, मैं विजन पे ही बात करता हूँ, और मेरा तो दावा है इस महाराष्ट्र में अपोजिशन का एक भी नेता एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, दिखा दीजिए। एक विजन की बात करता है, महाराष्ट्र कैसे बदलेंगे कहता है, नहीं कहते। वो तो पोलराइजेशन की बात करते हैं, वो तो किस प्रकार से हमको अकलियतों का काम करना है ये कहते हैं। तो आप ये बात नहीं मानेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे करके आप माहौल बिगाड़ रहे हैं? ये बात आप नहीं मानेंगे? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब ये है कि समाज को बटने नहीं देना है। जिस प्रकार से कांग्रेस हमको जातियों में बांट रही है, हमको समाजों में बांट रही है, इस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे। ये देश जब अंग्रेज़ों के ज़माने में इसी प्रकार से बटा तो ये देश कटा, और इस देश की जनता भी कटी। उससे पहले मुगलों के ज़माने में अगर इस देश के सारे राजा एक साथ आ जाते तो कभी मुगलों का राज नहीं आता, लेकिन हम बटे थे इसलिए कट गए। तो मुझे लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे बिल्कुल सही है, और उससे ज़्यादा सही है एक है तो सेफ है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। शरद पवार जी ने बातचीत करी है एबीपी से आज सुबह। 2-4 बातें उन्होंने इंपॉर्टेंट बोली जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहली बात, ये जो बार बार कंट्रोवर्सी हो रही है, अजीत पवार ने बोला 2019 में हम मिले, वो अब पुरानी बात हो गई है। चलिए मिले, आप मिले, अमित शाह जी मिले, शरद पवार जी मिले, अजीत पवार जी मिले, ऑलराइट, मिले, दिल्ली में मिले। आपने अब बोलना शुरू किया कि नहीं, हम गौतम अदानी के घर पे नहीं मिले थे। आपने कल एक स्टेटमेंट दिया। आज सुबह शरद पवार जी से हम लोग ने ये सवाल पूछा, उनका कहना है देवेंद्र झूठ बोल रहा है, मिले तो हम गौतम के ही घर पे थे, और वो ऐसा कह रहे थे कि उनकी सजेशन थी, मगर मतलब ही वाज कंप्लीटली ऑन बोर्ड। ही सेइंग आप झूठ बोल रहे हैं, गौतम अदानी के घर पे। शरद पवार जी रोज नई बात कहते हैं। इससे पहले उन्होंने 4 बार डिनाई किया, मीटिंग नहीं हुई थी। मैं तो इस मीटिंग के बारे में 2020 से रोज कहता हूँ, रोज कहता हूँ, और मैंने साफ शब्दों में इस बात को डिनाई किया, इस बात को मैंने डिनाई किया कि उस मीटिंग में गौतम अडानी थे। ऐसा जब कहा गया, मैंने कहा इस मीटिंग में गौतम अडानी नहीं थे, और मैंने ये भी कहा कि गौतम अडानी के घर पर यह मीटिंग नहीं हुई, किसी वेन्यू पर हुई है, लेकिन गौतम अडानी के घर पर नहीं हुई। किसके घर पे हुए थे? वो छोड़ दीजिए ना, आपको क्या करना है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि गौतम अडानी के घर पे छोड़ दीजिए। हुए वो थे। क्या, अरे भाई उन्होंने तो 4 बार स्टेटमेंट बदले, पहली बार तो सच निकला उनके मुंह से, आज तक तो कहते थे मीटिंग ही नहीं हुई। मैं तो 2020 से कह रहा हूँ, वो नहीं बता सकते आप। नहीं, छोड़ दीजिए, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे छोड़ दीजिए, किसी के भी घर पे हुई हो। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि 2000, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात उन्होंने बोली। अब आप मुझे बताएं कि आपका क्या टेक है इसके ऊपर। उन्होंने आज इंटरव्यू में कहा कि 2014 में जब हमने डिसाइड किया कि हम सपोर्ट करेंगे देवेंद्र फडणवीस की सरकार को, बाहर से सपोर्ट किया, वॉइस वोट में भी किया, वो कह रहे हैं मैंने उस वक्त दाव खेला था ये देखने के लिए कि मेरा ऐसा करने से सेना और बीजेपी अलग होते हैं या नहीं होते हैं, और 2019 में मैं सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो ये प्लानिंग उनकी 2014 से चल रही थी, आप दोनों को अलग करने की। 2019 में कर दी उन्होंने अलग आप लोगों की। अब देवेंद्र फडणवीस कैसे जवाब देते हैं? देखिए, अब उन्होंने जो किया वो किया, अब इसका जवाब तो उद्धव ठाकरे जी को देना है, मुझे थोड़ी देना है। अब देखिए, वो हमारे साथ तो है नहीं, अलग तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को किया, उद्धव ठाकरे उनके साथ है। आप दोनों को अलग नहीं, अलग किया तो मतलब सीएम भी बनाया, वो तो ठीक है, उद्धव ठाकरे अलग हुए। अब इसका जवाब उद्धव ठाकरे देंगे। अब उद्धव ठाकरे बताए, वो तो हमारे ऊपर ठिकरा फोड़ रहे थे ना। आप बताएं ना। नहीं, अरे भाई आपकी भी तो अलायंस थी ना। हमारे ऊपर ठिकरा फोड़ रहे थे ना।
उद्धव ठाकरे, अब ये सीधा सीधा दिख रहा है, शरद पवार जी स्वयं ही कह रहे हैं कि मैंने षड्यंत्र करके उनको बाहर निकाला। आप, what do you have to say about I it? have nothing to say. I have nothing to say. You have nothing to say. He goes on, Pawar साहब goes on and says something else. नागपुर की बात करते हैं, देवेंद्र की क्षेत्र की बात करते हैं। वो कहते हैं जब से ये बना है चीफ मिनिस्टर, तब से महिलाएं बहुत असुरक्षित हो गई हैं, खास करके नागपुर में, आपके इलाके में। आपको बहुत याद आती है बहनों की, जब इलेक्शन आ जाता है, लाड़की बहना करते हैं आप, मगर women are very unsafe under Devendra Fadnavis as the home minister. आप नागपुर की महिलाओं को पूछिए ना, शरद पवार जी थोड़ी नागपुर आते हैं, नागपुर की महिलाओं को पूछिए। और शरद पवार जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है, इसी नागपुर जिले से उन्होंने एक होम मिनिस्टर दिया था, जो होम मिनिस्टर 100 करोड़ की वसूली के लिए जेल में चला गया। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है शरद पवार जी का। वो मुझसे क्या पूछते हैं? और नागपुर की महिलाओं की सेफ्टी के बारे में शरद पवार जी जब बात करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नागपुर की महिलाओं को पूछिए। Okay. Right, okay. I mean, he did not back it up with evidence or data, so I'm not taking... He just cannot. देखिए, इनकी हमेशा आदत है, जब भी मैं गृह मंत्री बनता हूँ, ये नागपुर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनके मन में पहले से विदर्भ के लिए, नागपुर के लिए, एक आपके लिए पर्सनली? हाँ, नहीं पर्सनल, मेरे लिए तो छोड़ दीजिए, हाँ। मैं तो बहुत बाद में आया, लेकिन जिंदगी भर इन्होंने विदर्भ और नागपुर पर अन्याय किया है। इनके मन में कहीं ना कहीं एक हमारे प्रति पता नहीं क्या भावना है, हाँ। कि इनको नागपुर कभी आगे बढ़ते हुए देखते तो इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं बढ़ना चाहिए, इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये कल हुआ फडणवीस जी, कल जुमे की नमाज के बाद में मस्जिदों से ये मैसेज दी गई है, उलेमाओं ने ये मैसेज कल दिया है जुमे की नमाज के तुरंत बाद, कि एमवीए को वोट देना है, उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाना है, और इसकी अपील करी है। वीडियो आप लोग ने भी कल ट्वीट किया था। तो हाँ, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछती हूँ कि आप पोलराइज कर रहे हैं, तो ये भी एक सवाल है आपके सामने। देखिए, इसी का जवाब हम दे रहे हैं। We did not start this. You didn't start it? We didn't start it. हमने उसकी शुरुआत नहीं की, शुरुआत उन्होंने की। और अगर इस प्रकार का पोलराइजेशन कोई करता है, वोट जिहाद कोई करता है, हम कैसे चुप बैठेंगे? हम कैसे धरे के धरे बैठेंगे? कोई हम पर वार करे और हम वार सहन करते रहे, चुनाव में तो नहीं हो सकता है। पर शरद पवार जी कहते हैं शुरुआत तो बीजेपी ने करी है। जैसे उनसे पूछा गया कि भाई उलेमाओं आपको सपोर्ट करें, एमवीए को सपोर्ट करने की बात करें, मस्जिदों से ये सारे ऐलान किए जाते हैं, इसे हमने ना तो मांगा हमने कोई सपोर्ट, और ये सारी शुरुआत आपने भारतीय जनता पार्टी ने करी। सपोर्ट अगर उन्होंने मांगा नहीं, तो उलेमाओं के 17 मांगों पर उनके अध्यक्ष जयंत पाटिल ने एक्सेप्टेंस का लेटर क्यों दिया? नहीं, फेक है ऐसा कहते हैं। बिल्कुल फेक नहीं है, सारे लेटर सही है। कांग्रेस ने ट्वीट करके वो लेटर ना जी, फेक है, बिल्कुल दे दिया। जब आंख पे आया तो बोलना चालू कर दिया फेक है। पहले लेटर दे दिया, सबने दे दिया, जब उस पर रिएक्शन आने लगी तो फेक है। मैं तो उसकी कहता हूँ फॉरेंसिक जांच करवाइए। आप तो ये होम मिनिस्टर है, आप ही करवा दीजिए। अभी तो मैं नहीं हूँ ना, अभी तो मैं कर नहीं सकता हूँ ना, अभी तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आचार संहिता चल रही है। आप श्योर है कि ये सही है? हाँ बिल्कुल, नथिंग इज फेक। ये तो उनके आंख पे आया तो बोलना चालू कर दिया फेक है, फेक है। ओके, ठीक है। आप अपने अलायंस पार्टनर अजीत पवार को काफी परेशान कर रहे हैं फडणवीस जी, क्या हो गया है? मतलब इतनी हेल्पलेसनेस वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने बयान भी देना चालू कर दिया है आपके अगेंस्ट, प्रधानमंत्री जी की बातों के अगेंस्ट। ये नारा बटेंगे तो कटेंगे, जैसे लगता है हर बार आप लोग कहते हैं उनके वोट कम हो रहे हैं, रिएक्शन तो ऐसा ही आ रहा है उनकी तरफ से। क्या हो रहा है आपके अलायंस में भाई? पहले मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई स्टेटमेंट, उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे नारा नहीं चलेगा। हाँ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोला, नहीं, आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, उसके अगेंस्ट तो बोल रहे हैं ना। पूरी बात सुनिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा, एक है तो सेफ है, नारा सही है। इसका मतलब क्या है कि पानी का गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है? तो आधा खाली भी है। उन्होंने कहा कि आधा खाली नहीं, उन्होंने कहा आधा भरा हुआ है। ये उन्होंने, देखिए, बटेंगे तो कटेंगे कहने का एक अलग ढंग है, लेकिन मूल नारा तो हमारा एक है तो सेफ है, जो एक बहुत पॉजिटिव नारा है, सबने एक रहना चाहिए। तो उन्होंने सामने से चलकर कहा कि ये नारा सही है, यही देना चाहिए।
आपकी मुंबई के रैली में नहीं आते हैं, ठीक है। आपने ये बहुत जवाब दिया कि हम अलग अलग रैली में अलग अलग जा रहे थे। मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री आते हैं, अपना कैंपेन रैप अप कर रहे हैं, और फडणवीस जी ये कहेंगे कि भाई हमने तो डिसाइड किया था कि हाँ हम सीएम रहेंगे, वहां पर डिप्टी सीएम नहीं रहेगा। ये एक्सप्लेनेशन चलती नहीं है। अबे फिर पूना की रैली में मैं क्यों नहीं गया? पूना के कोई कम बड़ा सेंटर है? पूना तो महाराष्ट्र में नरेटिव तैयार करता है। पूना की रैली में न मैं गया न सीएम गए, वहां अकेले अजित पवार थे पूना की रैली में। जो पहली रैली हुई जिसने शुरुआत की, प्रचार की शुरुआत तो महत्वपूर्ण होती है। एक मिनट, प्रचार की शुरुआत तो महत्वपूर्ण होती है। प्रचार की शुरुआत में सिर्फ मैं गया, अजित पवार भी नहीं थे, सीएम भी नहीं थे। संभाजीनगर की रैली में मैं और अजित पवार नहीं थे, तो हमने तय करके किया। आपको क्यों इतना प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मगर आप ये बताइए कि आपको ऐसा सबको लग रहा है कि वो बच रहे हैं आप लोग के साथ स्टेज पर आ रहे हैं, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूं। अरे रोज हमारे साथ स्टेज पे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ स्टेज पर आ रहे हैं, उनकी पार्टी स्टेज पर आ रही है। उनको भी ये पता है कि उनको जो सीटें चुनकर आने वाली है उसमें हमारी ही मदद होने वाली है। प्रॉब्लम हो रही है, रिफ्ट हो रहा है, दूरियां बढ़ रही है, आपको ऐसा नहीं लगता है? कोई दूरियां नहीं है, कोई रिफ्ट नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है, एकदम परफेक्ट। ठीक है। 10% आरक्षण की जो बात है, जो अब उठ गई है, अमित शाह जी कहते हैं, आप कहते हैं, सब लोग कहते हैं, कांग्रेस कहती है झूठ कह रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैंने यह सवाल आदित्य ठाकरे को पूछा 4 दिन पहले, और वो 5 मिनट आदित्य ठाकरे झगड़ते रहे मुझसे ये बोलते हुए कि मेरे सामने तो ये प्रपोजल आई नहीं, ये कागज मैंने देखा नहीं, उलेमा मुझे मिले नहीं, ये मीटिंग मेरे सामने हुई नहीं, तो मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो हाँ और ना कहने में? आपको लगता है कि ये लोग ऐसे ऐसे मुद्दे पर फंस जाते हैं वहां पर जाकर? फंसेंगे कैसे नहीं? देखिए, ये जिस समाज को, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समाज को जिस प्रकार से भड़काने की कोशिश करते हैं, इनको भी सब खुद को पता है कि न इन्होंने जिंदगी में मुस्लिमों के लिए कुछ किया है, न जिंदगी में कुछ करने वाले हैं। मैं साफ आपको बोलता हूँ कि इतने साल कांग्रेस ने राज किया, इतने साल उन्होंने मुस्लिम समाज को भड़काया, उनके भरोसे राज किया, अपीजमेंट की, कितने लोगों को बड़ा किया। आज भी मुस्लिम समाज की अवस्था क्या है? कौन से बहुत बड़े समाज में उन्होंने उद्योगपति बना लिए, आज भी तो पंक्चर वाले ही काम कर रहे हैं ना। तो ये तो मुस्लिम समाज को सवाल पूछना पड़ेगा उनको कि क्यों हमारी हालत ऐसी है, आज भी हम सारे ऐसे काम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनको ये मालूम है जिस दिन मुस्लिम समाज विकसित हो जाएगा उस दिन वो सवाल पूछेगा, और जब सवाल पूछना चालू करेगा तो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। इसको ऐसे ही पिछड़ा रखो, इसको भड़काते रहो, हर चुनाव में भड़का कर इसका वोट लेते रहो, ये इनकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन आपने देखा, हमने जब सबका साथ सबका विकास कहा तो हमारी जितनी स्कीमें की हमने, जितनी चीज़ें, अब हमारे यहाँ लाडली बहन स्कीम चल रही है, तो हमने हमारी मुस्लिम बहनों को ये नहीं कहा कि आपको नहीं मिल सकता भाई, आप वोट नहीं देते हो, हम हिंदू बहनों को ही देंगे, ऐसा नहीं कहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो है सारी बहनों को हमने दिया। हमने किसानों के लिए बिजली का बिल माफ़ किया, तो हमने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम किसानों को नहीं मिलेगा, हिंदू किसानों को ही मिलेगा। हम सबका साथ सबके विकास के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके सारे लोग ये केवल इनको भड़काने की राजनीति करते हैं। और देखिए, अगर ये ऐसी राजनीति करेंगे तो हम चुप नहीं बैठ सकते, हमको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। फडणवीस जी, आपसे ये भी पूछूं मैं कि हुसैन दलवाई जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो कहते हैं कि आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हेट फैला रही है स्टेट में और देश में। पहले तो आप इस पर रिएक्ट करें, हाउ डज द बीजेपी रिएक्ट टू ऑल ऑफ दिस नाउ, इवन नाउ? कि पहली बात तो यह है कि पूरी देश और दुनिया जानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्र प्रथम के हिसाब से चलती है, और जिसका एक ही एम है कि समाज के सारे क्षेत्रों में अच्छे लोगों का निर्माण करना। और इसी के लिए संघ विचारों से यहाँ पर काम चलता है। और हुसैन दलवाई जी या उनके जैसे कितने भी लोग आ जाए, कितने भी, तब भी ये आरएसएस को कभी भी ब्रांड नहीं कर पाएंगे। दुनिया जानती है आरएसएस क्या है,
और ये जो उलेमाओं ने मांग की है और कांग्रेस ने और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार जी ने जिस मांग को मान्य किया है कि हम आरएसएस पर बैन लगाएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, न नेहरू जी लगा पाए न इंदिरा जी लगा पाई, ये किस झाड़ की पत्ती है? ये सवाल मैंने सुप्रिया सोले से कल किया। कल मैंने उनका इंटरव्यू किया। ये मैंने उनसे सवाल पूछा कि हुसैन दलवाई आपके अलायंस पार्टनर हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। उन्होंने दो बातें कही। फर्स्ट ये सेट कि पैस हो, वो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो मैं इनकी बातों को कंडेम नहीं करूँगी। शी रिफ्यूज्ड, उसने कंडेम नहीं किया। पर लगे हाथ उन्होंने ये बोला कि देवेंद्र फडणवीस भी तो हमें अर्बन नक्सल बुलाते हैं, तो हमें बुरा नहीं लगता क्या? हमें भी बड़ा दिल में दर्द होता है जब वो स्टेज पे खड़े होकर हमें अर्बन नक्सल बुलाते हैं, तो फिर मैं क्यों कंडेम करूं अगर आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाया जाता है तो? देखिए, मैंने तो उनको अर्बन नक्सल नहीं कहा, लेकिन मैंने जब अर्बन नक्सल की बात की तो टोपी उनके सिर में क्यों जाकर बैठी? उनको क्यों लग रहा है कि मैं उनको कह रहा हूँ? ऐसा कुछ किया है क्या उन्होंने? सुप्रिया जी ने ऐसा कुछ किया है कि उनको मन से लग रहा है कि अर्बन नक्सल वाले काम कर रहे हैं? मैंने तो कौन अर्बन नक्सल के काम करते हैं, किस प्रकार के कामों को अर्बन नक्सल या फ्रंटल कहा जाता है, ये मैंने कहा था। तो ऐसा वो कुछ कर रही है क्या? अगर कर रही होगी तो मैं उनको हाथ जोड़कर कहता हूँ, मत कीजिए, आपसे अपेक्षा नहीं है। आपने इनडायरेक्टली रेफरेंस ड्रॉ किया था, आपने कनेक्ट करने की कोशिश करी थी इन लोगों को। बताइए कहाँ कही है, बताइए। आपने अपने स्पीच में ऐसा कुछ नहीं किया। कहाँ बताइए। ठीक है, अब ये सुबह ये आप बातचीत अपनी सुप्रिया जी से करें, लेकिन मैं आगे बढ़ रही हूँ। फडणवीस जी, आपकी पार्टी के अब जो मेन मिनिस्टर्स हैं जो दिल्ली से आकर यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, उन लोगों का अब ये असेसमेंट है कि एक तरफा चुनाव हो गया है। हम लोग ऑलमोस्ट 115 सीट से भारतीय जनता पार्टी आएगी। आप 148 लड़ रहे हैं, उसमें 115 की कॉन्फिडेंस हो रही है उन लोगों को कि इतनी सीट तो हमारी आएंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ फडणवीस जी कि आप, कई बार लोगों ने आपसे पूछा सीएम सीएम सीएम। मैं ये नहीं पूछ रही कि आप सीएम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, अगर ऐसा होता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि इफ़ यू रियली कम बैक विथ 100+, से 115, क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा? पहली चीज़ तो यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ चुनाव टफ है, लेकिन वी हैव एज और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी महायुति चुनकर आएगी। किसको कितनी सीटें मिलेगी, किसको क्या मिलेगा, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता। और मैं वापस आपको कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री कौन होगा ये नंबर पर डिसाइड नहीं होगा। तो किस पर होगा? ये स्ट्राइक रेट पर भी डिसाइड नहीं होगा। तो किस पे होगा? ये तीनों मिलकर बैठेंगे। हाँ, और हमको उस समय की परिस्थिति में क्या करना है, इसके ऊपर इसका डिसीजन लेंगे। तो फडणवीस जी, पैरामीटर्स क्या है डिसाइड करने के? आप कह रहे स्ट्राइक रेट नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी नहीं, तो कैसे डिसाइड करेंगे? चुनाव के बाद आपको पैरामीटर्स बताएंगे। कौन कितना धमका रहा है दूसरे को, उस पर डिसाइड करेंगे क्या? चुनाव के बाद आपको पैरामीटर्स बताएंगे। जरूरत थोड़ी है कि हमारी सारी स्ट्रेटेजी आपको आज बता दे। स्ट्रैटेजी वाली बात नहीं है, सब जानना चाहते हैं भाई, लोग वोट देने वाले हैं फडणवीस जी। तो जो वोट देने वाले हैं उनको हमने साफ शब्दों में, हमने कभी छुपाया नहीं, हमने साफ शब्दों में कहा है हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आज हमारी गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। गवर्नमेंट चुनाव के लिए जा रही है। जब नई गवर्नमेंट चुनकर आती है तो फिर मुखिया चुनना पड़ता है। उस मुखिया को चुनने के लिए हमने ये तय किया है कि आज हम उसका चुनाव नहीं करेंगे, हम चुनाव के बाद उसका चुनाव करेंगे, हम लोग करेंगे। आपके राष्ट्र महासचिव विनोद तावड़े, उन्होंने मराठी अखबार के कोई एक कार्यक्रम में ये कहा सीएम के सवाल को लेकर कि एक नया चेहरा, एक सरप्राइज भी हो सकता है। क्या समझे? देखिए, विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय महामंत्री है, बड़े नेता है, वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की बातें उनको ज़्यादा मालूम होती है। हमारी पार्टी में दिल्ली की अहमियत है। मैं तो महाराष्ट्र का छोटा सा नेता हूँ, तो हो सकता है उनको कोई जानकारी हो, उसके आधार पर उन्होंने बोला हो, मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूँ। तो जो पार्टी, देखिए मेरे लिए तो क्या है, मेरे लिए पार्टी को जिताना ये महत्वपूर्ण है, बाकी पार्टी जहाँ कहे वहाँ काम करना है। आपके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि शायद कोई नया चेहरा हो सकता है? मैंने पहले ही कह दिया कि मैं एक प्रदेश का नेता हूँ, मैं कोई राष्ट्रीय नेता तो हूँ नहीं, तो इसलिए मेरे पास ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है और ऐसी कोई जानकारी होने का सवाल भी नहीं। आपके प्रदेश के जितने नेता हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर हमारी टीम भी घूमती है, काफ़ी लोगों का ऐसा विश है, मतलब दैट्स द वर्ड, द विश,
कि वो देवेंद्र फडणवीस को एज द चीफ मिनिस्टर देखे, वापस कुर्सी में देखे। जब ये सब बातें आपके पास पहुंचती हैं और आपको भी पता है कि आप ही की पार्टी दिल्ली से ही डिसाइड करेगी कि क्या होना है, नहीं होना है, व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड? आई मीन मिस्टर फडणवीस, दिस इज द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। देखिए, पहली बात तो यह है कि चूंकि मेरी पार्टी ने मुझे इस इलेक्शन को लीड करने का मौका दिया जी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है उनको ये लगता है कि भाई अपना मुख्यमंत्री बनना चाहिए या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, ऐसा उनको लगता है। ये स्वाभाविक है, ये किसी भी पार्टी में होता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? नहीं, लेकिन देखिए, दिल्ली में जो हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमेशा सब चीज़ों का विचार करके फैसला करता है। ये कोई व्यक्ति के लिए फैसला नहीं होता, पार्टी के फ्यूचर का विचार करके फैसला करते हैं। और आज तक मैंने देखा है कि जो फैसला होता है वो सही होता है, फैसला कभी गलत नहीं होता। इसलिए आगे भी जो फैसला करेंगे बीजेपी के महाराष्ट्र के हितों को देखकर, बीजेपी के महाराष्ट्र के फ्यूचर को देखकर ये फैसला किया जाए। ठीक है, जाते जाते आखिरी सवाल, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी की पार्टियों से जब मैं बात करती हूँ तो दो चीज़ निकल कर आती। पहला कि, और ये सब वो कैमरा पे नहीं बोलेंगे फडणवीस जी, लेकिन बातों में तो ये बात समझ में आती है कि वो अभी भी, उन्हें लगता है कि ये ऑप्शन खुली हुई है, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। शायद उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें चलती रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये दरवाजे बंद हैं और हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम कभी साथ नहीं आ सकते, ऐसा नहीं लगता है। उनसे बातचीत करके नहीं लगता है। पहली ये बात है। दूसरी बात है कि शरद पवार के साथ भी आप लोग ने फ्लर्ट अच्छा किया है, 14 में भी किया, 2019 में भी किया है ना, अजीत को ले ही आए, तो कोई आपके लिए अछूत नहीं है फडणवीस जी। इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ कि 23 तारीख के बाद ज़रूरत पड़ी तो? देखिए, पहली बात, ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली। सवाल मेरा ज़रूरत पड़ी तो उसका जवाब देना। कोई सवाल ही नहीं उठता। महाराष्ट्र के लोग डिसाइसिव मैंडेट देंगे। नहीं दिया तो? देंगे। मेरा सवाल, नहीं दिया तो? देंगे। फडणवीस जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? देंगे। ठीक, अगर आपको ऐसे ही जवाब देना तो 23 तारीख को बात करेंगे। जी जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।